नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग हिंदी साहित्य के आज महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, डी ट्रिपल एसबी, अगर आप हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी एग्जाम देंगे तो ये जो पॉइंट है, ये जो फैक्ट है, पूछे ही जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप डी ट्रिपल एस बी कर रहे हो, टीजीटी की कर रहे हो या केवीएस की कर रहे हो, मतलब किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप हिंदी साहित्य से, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें उन तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट्स को लेके आया हूँ जो कि हर एग्जाम में इससे 2 या 4 क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य में प्रथम, मतलब जो हिंदी साहित्य है उसमें जो प्रथम चीजें हैं, प्रथम, तो वह कौन है? देखिए, हिंदी के प्रथम जो कवि हैं वह सरहपा को माना जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जो सरहपा है, जैनाचार्य है, सरहपा को माना जाता है। हिंदी के प्रथम महाकवि जो है चंद बरदाई को माना जाता है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है। वहीं देखिए, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। तो ये जो तीनों पॉइंट मैंने आपके सामने रखे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को माना जाता है। देखिए, खड़ी बोली हिंदी के जो प्रथम महाकवि जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, खड़ी बोली हिंदी के जो प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो हैं। उसी प्रकार से हिंदी के जो प्रथम महाकवि हैं वह है चंद बरदाई, और हिंदी के प्रथम जो कवि हैं वह है सरहपा। देखिए, एक होता है कवि, एक होता है महाकवि। तो जो कवि होता है ना, वह कविताओं को लिखता है, छोटे रूप में लिखता है। जो महाकवि होता है वह बड़ी बड़ी लंबी लंबी कविताओं को लिखता है। तो जो अमीर खुसरो हैं उनकी हम दोहा देखते हैं, पहेलियाँ देखते हैं, मुकरियाँ देखते हैं, मतलब कोई भी उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी रचना हमें देखने को नहीं मिलती, मतलब महाकाव्य के रूप में देखने को नहीं मिलता, इसलिए उनको हम महाकवि नहीं कहेंगे। वहीं देखिए, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। तो जो प्रिय प्रवास है, पहली खड़ी बोली हिंदी की प्रथम महाकाव्य रचना है प्रिय प्रवास। वहीं देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो है, जिसको चंद बरदाई ने लिखा है। तो ये देखिए, जितने भी पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इससे जो प्रश्न है बनते ही बनते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के प्रथम कवि संबंधी मत, मतलब विद्वानों ने जो अपने मत रखे हैं कि जो हिंदी का पहला कवि कौन है, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया है और किस विद्वान ने किसको माना है, तो इस तथ्य को भी देख लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख सके। देखिए, शिव सिंह सेंगल ने पुष्पदंत को प्रथम कवि माना है। तो शिव सिंह सेंगल जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रमुख एक तरह से इतिहासकार हैं, और इनकी रचना है शिव सिंह सरोज। तो ये देखिए, ये जो रचना है ना इनकी शिव सिंह सेंगल की, तो इन्होंने पुष्पदंत को प्रथम महाकवि, मतलब प्रथम कवि माना है। वहीं देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। धारसेन, जो मुंज है कवि धारसेन द्वितीय के, वो उस कवि को प्रथम कवि माना है, मुंज को प्रथम कवि माना है। वहीं देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है। तो ये मत भी पूछा जाता है कि मतलब कौन से रचनाकार ने किसको प्रथम कवि माना है। मिलान वाले क्वेश्चन बनते हैं नेट में, आजकल चल रहा है कि मतलब मिलान में ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं कि मतलब किस रचनाकार ने किसको प्रथम कवि माना है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए इन पॉइंट्स को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिव सिंह सेंगल ने पुष्पदंत को प्रथम कवि माना है, रामचंद्र शुक्ल ने मुंज को प्रथम कवि माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है, और रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहीं देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को प्रथम कवि माना है। तो राहुल सांकृत्यायन जो थे घुमक्कड़ किस्म के आदमी थे, तो उन्होंने सरहपा को प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है। तो गणपति चंद्रगुप्त जो हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, उन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये देखिए, ये सारी जो है फैक्ट्स हैं, इनको आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट्स जो हैं वो रटने ही पड़ते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है इन फैक्ट से ही पूछा जाएगा। तो आपको ये सारे पॉइंट रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत सामग्री,
तो ये भी पूछा जाता है कि जो हिंदी साहित्य का स्रोत है, मतलब इसके इतिहास लेखन का जो स्रोत है, मतलब किस आधार पर हिंदी साहित्य को लिखा गया है, तो उसके इतिहास लेखन का जो स्रोत है वह क्या है। तो देखिए क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में प्रमुख रूप से 5 ग्रंथ आधारभूत सामग्री के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। तो देखिए उन 5 ग्रंथों को भी देख लेते हैं। जो पहला ग्रंथ है वह 84 वैष्णवों की वार्ता। इसके लेखक गोस्वामी गोकुलनाथ हैं। इसमें वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है। देखिए 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, ये दोनों की दोनों जो रचना है गोस्वामी गोकुलनाथ ने की है, और दोनों में ही वल्लभाचार्य के शिष्यों की वर्णन किया है। पहले में 84 शिष्यों का वर्णन किया है और दूसरे में 252 शिष्यों का वर्णन किया है। तो ये दोनों की दोनों रचनाएं जो हैं हमें एक ही रचनाकार की देखने को मिलती है। वही देखिए भक्तमाल, भक्तमाल एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख रचना है जो कि नाभादास की रचना है, और इसमें 200 राम भक्त कवियों का वर्णन किया गया है। तो भक्तमाल जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इससे एक प्रश्न बनना डेफिनेटली होता ही है। तो भक्तमाल को आप समझ लीजिए, भक्तमाल किसकी रचना है, नाभादास की रचना है, और इसमें जो भक्तमाल है इसमें 200 राम भक्त कवियों का वर्णन किया गया है। मतलब 200 कवियों के बारे में बताया गया, राम भक्त कवियों के बारे में इसमें बताया गया है। वहीं देखिए अगर हम देखें कालिदास हजारा, तो जो कालिदास हजारा है किसकी रचना है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो बढ़िया। कालिदास हजारा, इसके लेखक कालिदास त्रिवेदी हैं। कालिदास हजारा जो रचना है ना, इसके लेखक कालिदास त्रिवेदी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे कि आपको पता होगा जो गुरु ग्रंथ साहिब है हिंदी साहित्य, मतलब गुरु ग्रंथ जो साहित्य है, गुरु ग्रंथ साहिब जो रचना है वह मतलब सिख धर्म में सबसे ज़्यादा प्रमुख ग्रंथ माना जाता है और इसी को आधार स्वरूप वह पूजा करते हैं। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब, इसके संकलनकर्ता सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को माना जाता है। देखिए जो सिखों के 10 गुरु हैं उनका भी पैटर्न पूछा जाता है कि प्रथम गुरु कौन है, द्वितीय गुरु कौन है, तृतीय कौन है, चतुर्थ कौन है, 5वें कौन है, 10वें कौन है। तो पहले गुरु तो गुरु नानक देव हो गए, दूसरे अंगद देव हो गए, 5वें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं अर्जुन देव हो गए, और उसके बाद 10वें पूछे जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो इन गुरुओं के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनसे पूछ लिया जाता है कि प्रथम गुरु कौन है, 5वां कौन है, 10वां कौन है। तो इन गुरुओं के बारे में आप याद कर लीजिए, रख लीजिए। वहीं देखिए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो हिंदी साहित्य को लिखने की कुछ पद्धतियाँ हैं, इसको लिखने के कुछ तरीके हैं। तो देखिए हिंदी साहित्य जब लिखा जाने लगा तो सब जो रचनाकार थे उन्होंने अपने आधार से अलग अलग तरीके से लिखा। देखिए क्या हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां हमें देखने को मिलती है, जिसमें से है पहला वर्णानुक्रम पद्धति, जैसे कि अल्फ़ाबेटिक तरीके से, मतलब कि जिस रचनाकार का नाम ए से शुरू हो रहा है पहले उनके बारे में लिखेंगे, उसके बाद बी से जिनका शुरू हो रहा है फिर उनके बारे में लिखेंगे। मतलब समय के आधार पे नहीं कि मतलब ये रचनाकार पहले आया तो इसके बारे में लिखो, उस आधार पर नहीं, इन्होंने अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसमें लिखा जाता था। तो वर्णानुक्रम पद्धति का जो मतलब इन्होंने उठाया था वह था गारसादा तासी ने और शिव सिंह सेंगल। अगर आपको पता हो कि गारसादा तासी की जो रचना थी इस्तवार दलाल लिलित्युर हिंदुस्तानी, गारसादा तासी की प्रमुख रचना है और पहला हिंदी साहित्य का इतिहास भी माना जाता है। वहीं शिव सिंह सेंगल की शिव सिंह सरोज रचना 1913 में हमें देखने को मिलती है, और जो गारसादा तासी की जो रचना है इस्तवार दलाल लिलित्युर हिंदुस्तानी, यह 2 भागों में आई है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसको आपको पता होना चाहिए और वर्णानुक्रम पद्धति में लिखी गई है। अगर हम देखें कालानुक्रम पद्धति, मतलब काल के अनुसार डेट वाइज कि जो पहले आया उस रचनाकार के बारे में पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आया उसके बारे में बाद में। तो कालानुक्रम पद्धति को किसने अपनाया, तो ग्रियर्सन ने अपनाया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने और मिश्र बंधुओं ने। इन दोनों ने ही कालानुक्रम पद्धति के अनुसार रचनाओं को लिखा। वैज्ञानिक पद्धति का जो आधार लिया वह गणपति चंद्र गुप्त ने लिया, और विधेयवादी पद्धति जो है रामचंद्र शुक्ल ने इसका अनुसरण किया। देखिए ये पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी, तो वह कौन सी पद्धति में लिखी गई रचना है, तो विधेयवादी पद्धति में इस रचना को लिखा गया है।
और हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल का है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य के लिए। ये एक आधार का काम करती है हिंदी साहित्य को समझने के लिए। और सबसे ज़्यादा प्रमुख आलोचक और मतलब समालोचक जो हैं रामचंद्र शुक्ल को ही माना जाता है। और देखिए तो यही पॉइंट्स मैं आपके सामने पेश करना चाहता था जो कि हिंदी साहित्य से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को याद कर लिया तो आपके 4 या 5 सवाल पक्का सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न जो हैं इन्हीं फैक्ट से बनते हैं और फैक्ट आपको रटने पड़ेंगे। फैक्ट समझे नहीं जाते, फैक्टों को रटना पड़ता है और ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। बाकी आप हिंदी साहित्य के इतिहास को समझ सकते हो, उसको जी सकते हैं, लेकिन फैक्ट आपको रटने पड़ेंगे। और ये टीजीटी, पीजीटी, केवीएस के जो भी टीचिंग एग्ज़ाम कोई सा भी आप दे रहे हो या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, इन सभी के लिए उपयोगी है। तो आप निसंकोच इस चीज़ को याद करने की कोशिश कीजिए। और आप हिंदी साहित्य को अगर पढ़ते हैं या अगर आपने हिंदी साहित्य को अपना सब्जेक्ट के रूप में लिया है, विषय के रूप में लिया है, तो आप इन सभी फैक्ट्स पे काम कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि हिंदी साहित्य में ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगी और हर जगह जो है आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इन सभी फैक्ट्स को याद कर लीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके इस पीडीएफ को ले सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रखा है यूजीसी नेट के लिए, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और इस कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों को लाता हूँ और आपको नए तरीके से नई बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको मतलब ये जो वीडियो है कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।